अब हम आपको बताएंगे कि चीन ने मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में एक शिकायत की है, जिसमें चीन ने कहा है कि इलॉन मस्क की कंपनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है और ये सैटेलाइट्स चीन के स्पेस स्टेशन से टकराते टकराते बचे हैं। आपने जमीन पर तो ट्रैफिक जैम के बारे में सुना होगा, इसे झेला भी आपने जरूर होगा। हर रोज आप ट्रैफिक जैम में फंसते होंगे, लेकिन अब अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट्स की बढ़ती संख्या के बाद ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो रही है। तो आज हम आपको भविष्य के अंतरिक्ष की झलक दिखाएंगे, जो शायद आपको भारत के किसी व्यस्त चौराहे की तरह नजर आएगी। यह लड़ाई दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच है। एक दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है और दूसरा ऐसा देश है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में देखता है। लेकिन जो बात आपको नोट करनी है वो ये कि इस लड़ाई में चाहे इलॉन मस्क हारे या चीन हारे, असली नुकसान आपका ही होना है। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि इस खबर से आपका कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र को अपनी शिकायत में चीन ने कहा है कि इस साल पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसा 2 बार हुआ जब इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी के 2 सैटेलाइट्स उसके स्पेस स्टेशन से टकराते टकराते बच गए। यानी चीन के स्पेस स्टेशन और इन सैटेलाइट्स के बीच टक्कर होने ही वाली थी, लेकिन आखिरी समय पर चीन ने अपने स्पेस स्टेशन को वहां से मूव कर लिया और अंतरिक्ष में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। चीन के मुताबिक इनमें पहली घटना 1 जुलाई को और दूसरी घटना इसी साल 21 अक्टूबर को हुई। और अब चीन की इस शिकायत के बाद दुनिया भर में इलॉन मस्क की आलोचना हो रही है और लोग कह रहे हैं कि उनकी कंपनी गैर जिम्मेदार तरीके से अंतरिक्ष में काम कर रही है। और चीन ने भी अपनी शिकायत में लगभग यही बात लिखी है और संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो इलॉन मस्क को आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में बताए और इसका पालन करने के लिए मजबूर करे। यह संधि वर्ष 1967 में हुई थी, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च होने के पूरे 10 साल बाद। सोवियत संघ ने पहली बार वर्ष 1957 में यह सैटेलाइट लॉन्च किया था और इसी के 10 साल बाद संयुक्त राष्ट्र ने कुछ देशों के साथ मिलकर यह संधि बनाई ताकि कोई भी देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों से अंतरिक्ष को और दुनिया को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन सच यह है कि आज 54 वर्षों के बाद इस संधि का एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कोई महत्व नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि 54 साल पहले पृथ्वी के वायुमंडल में 50 से भी कम सैटेलाइट्स मौजूद थे। सोचिए, 50 से भी कम। लेकिन आज अंतरिक्ष में एक्टिव सैटेलाइट्स की संख्या ही 30,000 के पार हो चुकी है। सोचिए, अंतरिक्ष में इस समय 30,000 सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा 3,000 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है और इन सैटेलाइट्स के टुकड़े और दूसरा कचरा अंतरिक्ष में आज भी तैर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अंतरिक्ष में इस समय जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और आने वाले वर्षों में यह जैम इतना भीषण होगा कि किसी भी देश के लिए नए सैटेलाइट को पृथ्वी से लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए भी पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे हवाई जहाज उड़ने से पहले एक अप्रूवल लेता है, शायद सैटेलाइट्स के लिए भी यही करना पड़ेगा। कुछ उदाहरणों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। अकेले इलॉन मस्क की कंपनी अब तक पृथ्वी के वायुमंडल में 1900 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है। सोचिए, एक कंपनी 1900 सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है, इलॉन मस्क की कंपनी। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की 4 बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनीज स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, वन वेब और स्टारनेट केवल इसी दशक में 65,000 नए सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाले हैं। ये 4 कंपनियां अकेले इतने सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि अब इस पूरे क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अब प्राइवेट कंपनियां भी अब प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च करने लगी हैं, जिसकी वजह से अब यह संख्या बढ़ रही है। जबकि इसी दौरान पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 1 से 2 लाख सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अब सोचिए, जब पृथ्वी के वायुमंडल में लाखों सैटेलाइट्स तैर रहे होंगे तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में 2 या उससे ज्यादा सैटेलाइट्स के बीच टकराने का खतरा बढ़ जाएगा और दुनिया केस्लर सिंड्रोम के चक्रव्यूह में फंस जाएगी। इसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। केस्लर सिंड्रोम एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऐसा माना गया है कि जब 2 सैटेलाइट्स आपस में टकराएंगे तो उससे इन सैटेलाइट्स के जो टुकड़े होंगे वो दूसरे सैटेलाइट से टकराकर उन्हें भी नष्ट कर देंगे और फिर ये टुकड़े बाकी के सैटेलाइट्स को नष्ट करेंगे और इस तरह अंतरिक्ष में एक दिन शायद एक भी सैटेलाइट नहीं बचेगा। आप सोच रहे होंगे कि इससे पृथ्वी को क्या नुकसान होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सैटेलाइट्स ना रहने से पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा।
संचार के लगभग सभी माध्यम ठप हो जाएंगे। आपके मोबाइल फोन के सिग्नल उसके बाद आना बंद हो जाएंगे। दुनिया को मौसम के पूर्वानुमान की पहले से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। कब बारिश आने वाली है, कब तूफान आने वाला है, कहाँ सूखा पड़ेगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। भारत जैसे देश के लिए स्थिति बहुत खराब होगी, क्योंकि हमारे देश के करोड़ों किसान आज भी कृषि के लिए मौसम पर निर्भर रहते हैं, और जब मौसम की सही जानकारी ही नहीं मिलेगी तो इंसान इनसे निपटने के लिए कभी तैयार रहेगा ही नहीं। इसके अलावा सिर्फ किसान ही नहीं, लगभग हर क्षेत्र में हर उद्योग आजकल मौसम के बारे में जानकारी लेता है, चाहे वो हवाई जहाज, सिविल एविएशन का क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र हो। इसके अलावा पृथ्वी के वायुमंडल में लाखों सैटेलाइट्स का कचरा होने से आपको आसमान में जो तारे दिखाई देंगे उनमें से लगभग 10% असल में कोई तारा नहीं बल्कि नष्ट हुए सैटेलाइट्स के टुकड़े होंगे, और वो आपको तारे जैसे दिखेंगे। इससे तारों को देखकर आपका भविष्य बताने वाले बहुत सारे ज्योतिषियों की शायद दुकान भी बंद हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अब भी पृथ्वी के वायुमंडल में 12 करोड़ 80 लाख टुकड़े नष्ट हो चुके सैटेलाइट्स के ही हैं। इनमें 34,000 टुकड़े ऐसे हैं जो 4 इंच से बड़े हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो इलॉन मस्क और चीन की इस लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होगा। हालांकि यहां 2 बातें समझनी जरूरी हैं। पहली तो यह कि जिस चीन ने पृथ्वी पर आज तक कोई नियम माना नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ कई देशों की जमीनें हड़प चुका है, जो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मानता नहीं, चाहे वो जमीन में हो चाहे समुद्र में हो, जो पूरे साउथ चाइना सी को अपना बताता है, जिसने कोविड के बारे में कभी दुनिया को सच नहीं बताया, आज वो चाइना नियमों की बात कर रहा है। सोचिए कितना बड़ा मजाक है। दूसरी बात यह कि यह पूरा ब्रह्मांड आखिर संपत्ति किसकी है? अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यहां सब कुछ नियमों से निर्धारित है। किस देश के पास कितना भूखंड है, किस देश की सीमा कहां तक है, कितने समुद्र पर किस देश का हक होना चाहिए, समुद्र की सीमाएं क्या हैं और जमीन पर सीमाएं क्या हैं, ये सब कुछ निर्धारित है। नदियों और उनके पानी का बंटवारा कैसे होगा, निर्धारित है। आसमान में एयर स्पेस की सीमा कैसे तय होगी, यह भी निर्धारित है। हर देश की अपना एक एयर स्पेस होता है, जिसमें कोई भी विमान प्रवेश करने से पहले इजाजत लेता है उस देश की, और सबके नियम बने हुए हैं। इसके लिए दुनिया में तमाम नियम और कानून हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अदालतें भी हैं और संस्थाएं भी हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड आखिर किसकी संपत्ति है, और यह कैसे तय होगा कि ब्रह्मांड में किसकी सीमा कहां तक होगी, ब्रह्मांड में कौन व्यक्ति कहां तक जा सकता है, कौन देश और कौन प्राइवेट कंपनी ब्रह्मांड पर अपना कितना हिस्सा जता सकती है, ये कैसे तय होगा। कल्पना कीजिए अगर आज से 50 वर्षों के बाद कोई स्पेस कंपनी ये दावा करे कि उसने आधे चंद्रमा पर कब्जा कर लिया है और वो यहाँ इंसानी बस्तियां बनाकर उन्हें बेचना चाहता है, तो फिर दुनिया क्या करेगी। सोचिए भविष्य में अगर किसी देश ने पूरे अंतरिक्ष पर अपना दावा कर दिया या अंतरिक्ष में भी अपनी सीमाएं निर्धारित कर लीं, तब क्या होगा? तब कौन इसे चुनौती देगा? प्राइवेट कंपनियां भी आ जाएंगी और वो भी चुनौती देने लगेंगी कि ये किसने कहा कि अंतरिक्ष में जो शक्तिशाली देश हैं उन्हीं का कब्जा होगा। प्राइवेट कंपनियों का कब्जा भी हो सकता है। इसलिए अब पृथ्वी जब पूरी कब्जे में आ चुकी है तो अब बारी है अंतरिक्ष की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.